पहले मैं बोलना चाहती हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस देख लिए इतने दिनों में यूट्यूब पे बिकॉज ऑफ इलेक्शन टाइम। आपको पता है कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग पे है। तो पहले अगर मैंने समझो ध्रुव राठी का वीडियो देख लिया तो उसके बाद उसका रिप्लाई आता है श्याम शर्मा शो चैनल पे। ओके, तो ध्रुव राठी का वीडियो देख के अपने को ऐसा लगता है पहले हाँ, फिर अपन श्याम शर्मा शो का देखते हैं तो श्याम शर्मा शो क्लैरिफाइड वे में बताता है कि ऐसे नहीं है, ऐसे है। और आपको लगता है सिर्फ इस पार्टी ने ऐसे किया तो रुको मैं आपको बताता हूँ उस पार्टी ने इससे बड़ी बड़ी चीजें क्या की थी, या सारे पॉइंट्स वो निकालता है। तो ऐसा होता है कि ऐसे लगता है अपन है ना एक ऐसा कोई अनबायस्ड या कुछ ऐसे वीडियो देख ले जहाँ पे अपने को क्लैरिटी मिले माइंड को। क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है यार ये कितने बायस्ड है, सिर्फ एक ही चीज को टारगेट किया जाता है जो कुछ भी है। ओके, सो ऐसा लगता है कभी कभी हमने अनबायस्ड ओपिनियन भी देखना चाहिए एंड अपने दिमाग को दौड़ाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन कांग्रेस करती है मुस्लिम तुष्टीकरण, बिकॉज ये पॉइंट मैंने देखा था ध्रुव राठी के वीडियो में एंड श्याम शर्मा शो के वीडियो में। तो माइंड पे मुझे यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी एंड आई थॉट ऑफ रिएक्टिंग ऑन इनडायरेक्टली। कभी मैंने ऐसे पॉलिटिकल इस पे रिएक्ट नहीं किया, बट थिंकिंग ऑफ रिएक्टिंग डायरेक्टली एंड एंड में बातें करेंगे हम इसके ऊपर। रियलिटी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, यही वाली टॉपिक की मैं बात करी थी जो मैंने दूसरों के वीडियोस में चेक किया था बाय आरजे रौनक। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर मुझे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। दोस्तों, क्या कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है? क्या कांग्रेस सत्ता में आने पर आपकी दौलत छीन लेगी? क्या आपके पिता की मृत्यु के बाद उनकी आधी दौलत वो खुद रख लेगी? वेल, बीजेपी की माने तो पिछले दिनों आए कांग्रेस के मैनिफेस्टो, उसके बाद आए राहुल गांधी के बयान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि लोगों से उसका पैसा लेकर एक खास वर्ग में बांटा जा सकता है, वो वर्ग जिसके लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक उनका है। The Muslim minority are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. बीजेपी का कहना है कि इन बातों से कांग्रेस का एजेंडा साफ हो चुका है। वो जनता से न्याय करने के नाम पर पहले सर्वे करवाकर उनसे उनकी दौलत छीनेगी और फिर न्याय करने के नाम पर उसे मुसलमानों में बांट देगी। इतना ही नहीं, वो ओबीसी के कोटे में मुसलमानों को आरक्षण भी दे सकती है, जैसा कि वो कई राज्यों में पहले कर चुकी है। इन तमाम बातों से आम आदमी के मन में डर पैदा हो गया कि क्या सच में अपनी वोट बैंक की सियासत के लिए कांग्रेस सरकार हमारी दौलत छीन लेगी और वो दौलत उनसे छीनकर उन लोगों में बांट देगी जो उसकी नजर में देश के संसाधनों पर पहले हक के दावेदार हैं। तो आखिर कांग्रेस के इरादे हैं क्या? क्या सच में उसकी नीयत में खोट है या फिर बीजेपी अपने फायदे के लिए इन बातों को घुमा फिराकर ऐसे पेश कर रही है? तो आइए आज इसी मुद्दे से जुड़े हर एक पहलू की बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट की बात होगी, अपनी तरफ से इसमें कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक। इससे पहले कि मैं आज के इस टॉपिक पर आऊं जहां बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस क्या सच में आपकी दौलत छीनकर एक खास वर्ग में बांट देगी, आप भी अपना ओपिनियन देकर और ज्ञान देकर ढेर सारे पैसे जीत सकते हैं। प्रोबो दोस्तों, बात करते हैं उस बड़े मुद्दे पर जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है। क्या कांग्रेस सच में सत्ता में आने पर हर किसी का आर्थिक सर्वे करवाएगी और जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे उसे छीन लेगी? तो आइए उन तमाम चीजों को एक एक करके समझते हैं। 5 अप्रैल को जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ तो एक हल्के में बवाल मच गया। इसमें कई ऐसी बातें लिखी थी जिसके बाद बहुत सारे लोग कांग्रेस मैनिफेस्टो की तुलना मुस्लिम लीग से करने लगे थे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक जगह लिखा था, अगर हम सत्ता में आए तो लोगों का जाति और उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर एक नेशन वाइड सर्वे करवाएंगे। फिर इस जनगणना के बाद हमें जो डेटा मिलेगा उसके बाद हम लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, आप चाहें तो बिटवीन द लाइंस रीड कर सकते हैं। लेकिन मैनिफेस्टो रिलीज होने के अगले ही दिन राहुल गांधी तेलंगाना में एक रैली में भाषण देते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो व्यक्तियों और संस्थाओं का आर्थिक सर्वे होगा। इससे पता लगाया जाएगा कि देश की अधिकतर संपत्ति पर किसका कंट्रोल है और इसके बाद हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। अब गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। एक तरफ राहुल गांधी लोगों की प्रॉपर्टी का सर्वे करवाने की बात करते हैं, ये बोलते हैं कि हम देखेंगे कि किसके पास देश की कितनी दौलत है, और अगले ही सेंटेंस में जब उन्होंने ये कहा कि लोगों को न्याय दिलाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाएंगे तो इससे बहुत सारे लोग घबरा गए। इससे लोगों को शक हुआ कि भैया आप लोगों के इरादे क्या है? कहीं आप पैसों वालों की प्रॉपर्टी छीनकर गरीबों में बांटने की बात तो नहीं कर रहे, या ऐसे लोगों में जिन्हें आप गरीब समझते हैं? हेलो, अभी राहुल गांधी के इस बयान पर कंट्रोवर्सी कम नहीं हुई थी कि सैम पित्रोड़ा का बयान आ गया। उन्होंने एक तरह से सुझाव दे दिया कि अमेरिका में अमीर आदमी के मरने पर जैसे उसकी 55% प्रॉपर्टी सरकार रख लेती है और 45% उसके घर वालों को दे दी जाती है, वैसा भारत में भी किया जा सकता है। In America, क्या? there is an inheritance tax.
So if let's say जा सकता है बोला ना, one has $100 या जा million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. अब बीजेपी का कहना है कि भैया ये कोई इत्तेफाक तो है नहीं कि पहले कांग्रेस की घोषणा पत्र में लोगों का आर्थिक सर्वे करवाने की बात थी, फिर राहुल गांधी ने गरीबों से न्याय करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने की बात की, और फिर सैम पित्रोड़ा विरासत कानून बनाकर अमीरों से उनकी आधी दौलत छीनने की बात करने लगे। अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि भाई राहुल गांधी ने आर्थिक सर्वे करवाकर जरूरतमंद लोगों में पैसे बांटने की बात की है, तो उन्होंने मुसलमानों का जिक्र तो नहीं किया। यहीं से अगला सवाल खड़ा होता है बॉस कि कांग्रेस पार्टी जरूरतमंद मानती किसे है। बीजेपी वालों का कहना है कि 2006 में मनमोहन सिंह जब पहले ही कह चुके हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी किसे सबसे ज्यादा जरूरतमंद मानती है। इतना ही नहीं, चाहे सच्चर कमेटी हो या रंगनाथ मिश्रा कमेटी, अगर कांग्रेस राज में बार बार आई रिपोर्ट्स में ये साबित करने की कोशिश करती रही है कि मुसलमानों की स्थिति SC ST से भी खराब है। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने तो OBC कोटे में से 10% आरक्षण मुसलमानों को देने तक की बात की थी, और ऐसा नहीं है कि ये कोई हवाई बात है। कांग्रेस इससे पहले आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दे चुकी है। हाल ही में कर्नाटक में भी OBC के अंदर के अलग 2B कैटेगरी बनाकर कांग्रेस सरकार ने वहां भी मुसलमानों को आरक्षण दिया है। हालांकि ये सारे आरक्षण किसी न किसी वजह से कानूनी पचड़ों में पड़ते रहे, लेकिन इतना तय है कि जिस मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए कांग्रेस नेता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते, राहुल गांधी को चुनाव भी लड़ना होता है तो वायनाड की उस सीट से चुनाव लड़ते जहां 40% मुस्लिम है। जिन मुसलमानों को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने शाबानों को 200 रुपए पेंशन देने तक से इनकार कर दिया, उसी कांग्रेस को कल को मुसलमानों के अगर वोट चाहिए होंगे तो क्या वो उन्हें OBC आरक्षण में हिस्सा नहीं देगी? वो ऐसा करेगी या नहीं, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ऊपर बताए गए एग्जाम्पल से साफ है कि कांग्रेस की जरूरतमंद की डेफिनेशन में वो एक खास वर्ग को रखती है, और ऐसा नहीं है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उस खास सेगमेंट के अपीजमेंट का ये कोई पहला मामला है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो आपको ऐसे ढेरों मामले मिल जाएंगे। जिन शाबानो केस का मैंने ऊपर जिक्र किया, उसी केस में खास वर्ग को खुश करने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शाबानो के पति को उसे तलाक के बाद कुछ 100 रुपए गुजारा भत्ता देने को कहा था, मगर इस्लामिक कट्टरपंथियों के दबाव में उस वक्त की राजीव सरकार ने संसद में कानून लाकर शाबानो को वो कुछ 100 रुपए भी नहीं मिलने दिए। यही कांग्रेस पार्टी थी जिससे जुड़े वकीलों ने अदालत में भगवान राम के वजूद पर ही सवाल उठाया था, जो सालों तक मंदिर आंदोलन का विरोध करती रही और जिसके नेता प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग लेने भी नहीं गए। लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या वजह है कि नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी और राहुल गांधी तक सभी बाबर की मजार पर तो गए, मगर गांधी परिवार का एक भी सदस्य आज तक राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया। और तो और, राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा थी तब भी गांधी परिवार के सदस्य ये बोलकर नहीं गए कि मोदी राजनीति कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से चले जाएंगे। मगर ये भी सच है कि प्राण प्रतिष्ठा के 3 महीने बाद भी अभी तक गांधी परिवार का एक भी सदस्य वहां नहीं गया। मतलब जिन राम मंदिर के दर्शन करने दूसरे देशों के राजदूत और IPL में खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी तक चले गए, उसी राम मंदिर के दर्शन करने की जरूरत अभी तक गांधी परिवार के किसी भी मेंबर ने नहीं समझी। इसीलिए ना, क्योंकि आपको डर है कि अगर मंदिर दर्शन करने गए तो एक खास वर्ग का हमारा वोटर नाराज हो जाएगा। राम को के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपमान करना। राम के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है कि भारत की अस्मिता और अस्तित्व को चुनौती देना। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बहुत सारे हिंदू चाहते हैं कि इसी तरह मथुरा और ज्ञानवापी समेत सैकड़ों मंदिरों को फिर से हासिल किया जाए, जिन्हें बाद में मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। मगर ये वही कांग्रेस थी जिसने 1992 में पूजा स्थल अधिनियम लाकर इस बात पर रोक लगा दी, जिसके चलते कानूनी तौर पर 1947 से पहले वजूद में आए किसी भी धार्मिक स्थल को किसी दूसरे धार्मिक स्थल में नहीं बदला जा सकता, फिर चाहे वो धार्मिक स्थल खुद किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर ही क्यों न बनाया गया। इसी तरह 2007 में राम सेतु का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने तक एक तरह से उसे काल्पनिक बताकर भगवान राम के वजूद पर ही सवाल खड़े किए गए। पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों में सालों पहले इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म होने और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून के बावजूद सालों तक कांग्रेस की सरकारों ने इसे भारत में बनाए रखा। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप इसलिए भी लगता है क्योंकि जब भी वो लोगों को न्याय दिलाने की बात करती है तो इसमें धर्म और जाति को ले आती है। 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस के 3 घोषणा पत्रों पर अगर नजर डालें तो उसमें मुसलमानों को पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देने की बात साफ तौर पर लिखी गई है। अरे भाई, अगर आप लोगों को इंसाफ दिलाने की इतनी परवाह है तो आप गरीबों की बात करो। जब भी बात करते हो तो उसमें जातियों या खास कौम को क्यों ले आते हो? इसका मतलब यही है ना कि आपको इन लोगों को इंसाफ दिलाने के नाम पर अपनी सियासत चमकानी है। थोड़ा और गहराई में जाएं तो मंडल कमीशन ने मुसलमानों को सैयद, शेख, पठान और मुगल जैसी जातियों को पिछड़ा नहीं माना था, मगर कांग्रेस सरकारों ने इन जातियों को भी आरक्षण देकर आरक्षण की ही मूल भावना की धज्जियां उड़ा दी थी।
क्योंकि ये मुसलमानों में संपन्न जातियां मानी जाती हैं। अगर इन्हें भी आरक्षण दिया जाएगा तो जो सच में पिछड़ी जातियां हैं वो नौकरियों में इनका मुकाबला कैसे कर पाएंगी? 32% आरक्षण है ओबीसी के लिए, उसमें से कैटेगरी 1 कैटेगरी 2B है। हमको भी नहीं है उसके अंदर रिजर्वेशन। में मुस्लिम कम्युनिटी की मतलब मुझे तो नहीं है, I don't know about 17 और you guys. 19 है, 36 है। ये होते हुए भी और भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने 4% ऑल मुस्लिम पूरे को उन्हें आरक्षण देके 4% और बढ़ा दिया है। इसके अलावा हिंदू कोड बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड और विशेष विवाह अधिनियम जैसे बीसियों एग्जाम्पल्स हैं जो कांग्रेस पर लगे तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों को मजबूती देते हैं। अब आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूंगा भाई कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप करो जो आपको करना है, मगर फिर आप राजनीति में हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश मत करो। ये मत कहो कि फलाना तो हिंदुत्व की राजनीति करता है। भैया आपको अगर जाति की राजनीति सूट करती है, माइनॉरिटी अपीसमेंट की राजनीति सूट करती है, तो हो सकता है सामने वाले को हिंदुत्व की राजनीति सूट करती हो। रही बात देश को बांटने या जोड़ने की, तो भैया अगर कोई धर्म की राजनीति कर रहा है तो कम से कम वो उस धर्म के लोगों को आपस में तो जोड़ रहा है। आप तो जाति की बात करके उस धर्म के लोगों को ही जातियों के नाम पर आपस में लड़वा रहे हो। देश को मजबूत करना तो दूर, ऐसा करके आप तो धर्म को भी कमजोर कर रहे हो। अगर हम धार्मिक एंगल छोड़ भी दें तो भी राहुल गांधी या कांग्रेस का बार बार ये कहना कि हम लोगों और संस्थाओं का आर्थिक सर्वे करवाएंगे और देखेंगे कि किसके पास देश की कितनी दौलत है, ये बात सरासर गलत है। अगर आप अमीरों से उनकी दौलत छीनकर गरीबों को दे देंगे तो आपका वही हाल होगा जो वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसे देशों का हुआ। अगर आप अमीर से उसका पैसा गरीब को दे देंगे तो अमीर आदमी की क्या मजबूरी है कि वो मेहनत करके और पैसा कमाए। उसी तरह अगर गरीब आदमी को बैठे बिठाए पैसा मिलेगा तो उसकी क्या मजबूरी है कि वो मेहनत करे। सोशलिस्ट चीन और रशिया में ये आइडिया कब के फ्लॉप हो चुके हैं। अगर सरकार गरीबों की मदद करना चाहती है तो उसका ये तरीका नहीं है कि उसे किसी और से लेकर पैसे दे दे। सरकारें गरीबों को सब्सिडी देकर, उनके वेलफेयर के लिए स्कीमें चलाकर, उन्हें शिक्षित करके ये सब काम कर सकती है। और जैसे कि हमने कहा कि ये जरूरी नहीं कि आप गरीबों को बैठे बिठाए पैसा देकर ही उनकी मदद कर सकते हैं, या गरीबों की मदद करने के नाम पर आप हमेशा अमीरों को ही पैसा कमाने के लिए सजा दें। अगर 50 करोड़ से ऊपर लोगों का जनधन में खाता खुलता है तो क्या वो गरीबों का भला नहीं है? इन खातों में डायरेक्ट सब्सिडी के पैसे आने से वो भ्रष्टाचार से बचते हैं, तो क्या इससे उन गरीबों का फायदा नहीं होता? 11 करोड़ शौचालय बनने से हर परिवार का सालाना बीमारी पर खर्च होने वाला 50,000 रुपया बचता है, तो क्या ये उनकी मदद नहीं है? 80 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त अनाज मिल रहा है, तो क्या ये अपने लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश नहीं है? 50 करोड़ लोग आयुष्मान योजना के चलते मुफ्त इलाज करवा रहे हैं, तो क्या ये उनकी आर्थिक मदद नहीं है क्या? 16 करोड़ घरों में नल पहुंच गया है, अब महिलाओं को पानी के लिए मीलों जाना नहीं पड़ता, तो क्या ये उनकी सहायता नहीं है? उज्ज्वला योजना से जो 10 करोड़ कनेक्शन दिए गए, क्या ये हमारी माओ और बहनों को धुएं से बचाकर उनकी जिंदगी बेहतर करने की कोशिश नहीं है क्या? और ये ऐसे आंकड़े जो पब्लिक फोरम में मौजूद हैं, किसी भी पार्टी के आप समर्थक हो, इसका खंडन नहीं कर सकते। एक बात का ख्याल रखिए बॉस, भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। इस 140 करोड़ आबादी में महज 2 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं। जीएसटी और बाकी टैक्स कलेक्ट करने के बावजूद सरकार के पास आने वाला पैसा बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन एक डेवलपिंग देश होने के नाते उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। इतनी कम आमदनी में संभव ही नहीं है कि सरकार हर किसी को रोजगार दे पाए, देश में एक भी गरीब आदमी ना हो। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि 2-2, 3-3 करोड़ की आबादी वाले देश भी अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, वहां भी गरीबी है, तो उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि हमारी हालत सबसे खराब है। देखिए, करने को तो बहुत काम है, मगर बड़ी बात यह है कि क्या हम लगातार ऊपर जा रहे हैं या नहीं, और उसकी जानकारी आप खुद डेटा से जुटा सकते हैं। सब कुछ ओपन फोरम में। मगर गरीबों के नाम पर देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटना, किसी एक खास सेक्शन का वोट लेने के लिए दूसरों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट धमकाना, मेजॉरिटी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के बजाय देश में ऐसा न चलने की धमकी देना, हिंदुओं की भावनाओं का हर बार अपमान करना, ये सब सरासर गलत है और हिंदुओं का ये अपमान अब रुकना चाहिए। आखिर में एक सबसे जरूरी बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि दुनिया के किसी भी नेता की ये हैसियत नहीं होती कि वो आम आदमी को बेवकूफ बना सके। नेता और सरकारें चाहे कुछ भी बोलें या कहें, आखिर में आम आदमी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर फैसला लेता है, अपने अनुभव के आधार पर सोचता है। ऐसा नहीं है कि सरकार कह रही है कि हमने गरीबों के लिए घर बनवा कर दिया, उसे टॉयलेट दिए, उनके घर पे चूल्हा पहुंचाया, मगर गरीब को इनमें से कुछ भी नहीं मिला और वो फिर भी सरकार को वोट दे रहा है। क्या इस देश का आदमी इतना बेवकूफ और इतना गधा है? बताइए। ऐसा नहीं कि सरकार या कोई नेता ये कह दे कि फला आदमी सांप्रदायिक है और हम मान ले कि हाँ जी वो सांप्रदायिक है। लोग इतने बेवकूफ नहीं है, आप उनको इतना गधा मत समझिए। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात है, आम आदमी की सोच पर भरोसा रखें, निर्णय लेने की उसकी क्षमता पर यकीन रखें। वो अपना भला बुरा अच्छे से जानता है और एक बार जो भी इस बात को समझ जाएगा वो फड़फड़ाना बंद कर देगा। बाकी अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर है और इस तरह की वीडियो और चर्चाएं सुनते हैं,
फिर भी वोट देने नहीं जाते तो इन्हें सुनने का कोई मतलब नहीं जाओ। है। मेरे आप सभी व्यूअर से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि आप चाहे किसी भी पार्टी या नेता के सपोर्टर हो, वोट देने जरूर जाए, क्योंकि बाद में किसी की तारीफ या शिकायत का हक भी उसे ही है जो वक्त आने पर पहले अपना फर्ज निभाता है, यानी वोट देता है। तो आप भी अपना फर्ज निभाना मत भूलें। और हाँ, जाते जाते डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ओके, तो यस, मैंने जैसे बोला, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। एक्चुअली जितना क्लियरली इन्होंने बोला, बहुत सारे, श्याम शर्मा शो ने भी बहुत क्लियरली पॉइंट्स रखे थे, जो मतलब समझो ध्रुव राठी कोई पॉइंट्स लेके आता है तो हम सिर्फ एक वीडियो देख के नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। उसके बाद जब मैं श्याम शर्मा शो का वीडियो देखती हूँ, वो उस पॉइंट्स को इस तरीके से क्लैरिफाई करता है, इतना मतलब जैसे आरजे रौनक ने रखा सेम तरीके से। सो मुझे ऐसा लगता है जब हम ऐसे वीडियोस देखते हैं तो हमको कंफ्यूजन से बाहर आ जाते हैं। किसी एक ही के अगेंस्ट देखते रहोगे ना, आप किसी एक ही के अगेंस्ट देखते रहोगे तो मुझे लगता है आप फिर सोचने की पावर आपकी कम हो जाती है ना, आपको लगता है ये जो बोल रहा है वही सही है करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलरली हमने डिबेट्स देखेंगे ना, अगर इसने ये बोला है तो इसके अगेंस्ट कुछ लोग बोल रहे हैं, उनको भी सुनेंगे तो एक डिबेट टाइप हो गया, तब आप अपने दिमाग को लड़वा रहे हैं, राइट? ओके, यस। सो उन्होंने एक चीज कही, आरजे रौनक ने, कि अगर राम मंदिर में चले जाएंगे तो क्या खास वर्ग के लोग नाराज हो जाएंगे। वाई सो? क्यों नाराज होंगे? क्यों? देखो, सेंसिबल लोगों को इतना दिमाग होता है कि ये बाबा इधर से बिलोंग करते हैं, ये उनका तरीका है, वो वहां पे पूजा पाठ नहीं करेंगे, वो वहां पे प्रेयर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, है ना? एक सेंसिबल इंसान से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, आई डोंट नो ये किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आई हैव फ्रेंड्स जो सब जाति के हैं और हम लोग इतने अच्छे से रहते हैं एक दूसरे के साथ, एक फोन कॉल पे मदद करने को भागे दौड़े आते हैं। ओके, सो ये रियल लाइफ सिनेरियो है। एंड वहां पे जो ऊपर के इसमें जो खेला जा रहा है कि राम मंदिर नहीं जाना जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, वो सुन के ही मेरे को बुरा लगा एक्चुअली। आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना है। था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियालेचा बाय।